स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो को लेके आए हैं। क्लास 8 की भी है, 9th की भी और 10th की भी, और 11th में भी ये टॉपिक आता है एनर्जी। इसका प्रीवियस पार्ट की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज उसको देखिएगा, उसके बाद ही इस पर आइएगा। क्योंकि मैंने वर्क के बारे में डिस्कस करा है कि वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइम, मतलब किस तरीके पर, किस चीज पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये मैंने बताया उसमें। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सबसे वास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज एनर्जी। सबसे वास्ट टॉपिक है एनर्जी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एनर्जी की सबसे फर्स्ट डेफिनेशन होती है, जैसे मैंने लिख रखा है, एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू वर्क मतलब, अब मतलब क्या है, अगर कोई चीज आपके अंदर है तो वो एनर्जी है। फ्रूट आप खाते हो, उसके अंदर जो है वो एनर्जी है, और जब उस एनर्जी को आप कहीं यूटिलाइज करते हो वो वर्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस गिलास को नीचे से ऊपर अपलिफ्ट करता हूं तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, बट जब मैंने नीचे से ऊपर अपलिफ्ट करा तो मैंने क्या करा, जितना इसका वेट है मैंने उसके बराबर फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में करा। तो फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो ये कौन सा वर्क डन करेगा, पॉजिटिव वर्क डन। और ये वर्क डन, क्योंकि वर्क डन किसने करा, मैंने, बट इस गिलास पे क्या हुआ उसका, वो इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कैसे स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इस गिलास पे क्या है, एनर्जी। जैसे मैं इसे छोड़ूंगा, अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अब किस में चेंज होने लग गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एनर्जी एबिलिटी टू वर्क। अगर आप कहते नहीं यार आज मैं बड़ा थकावट फील कर रहा हूं, आज मैं बड़ा लो फील कर रहा हूं, एनर्जी नहीं है, तो आज मैं काम पे नहीं जाता, आज मैं ये काम नहीं करता। सो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और हमारे अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और वी कैन से दैट केमिकल एनर्जी। एनर्जी बहुत तरीके की होती है। एनर्जी और वर्क सिक्के के दो पहलू हैं। आप जब काम करते हुए देखते हो, कुछ चीज हिलती हुई दिखती है, या कोई चीज आप कुछ करते हो, या एक बॉडी कोई कुछ करती है, एक मशीन कुछ करती है, तो हम कहते हैं वो वर्क कर रही है। और जब उसके वो रुका हुआ होता है तो हम उसमें बोलते हैं इट हैज एनर्जी। आप स्ट्रेच बो को पकड़ के जब रखते हो तो स्ट्रेच बो में कौन सी एनर्जी होती है उस वक्त, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे आप उसे छोड़ते हो वो वर्क डन करता है, वो मूव करता है फोर्स के साथ और डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, दैट मींस वो वर्क डन करता है। सो एनर्जी क्या है, जब एक बॉडी के अंदर कोई चीज स्टोर हो या चलती हुई बॉडी के अंदर एक ताकत हो, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एनर्जी। और जब ये ताकत किसी चीज में लगती है, या ये ताकत किसी चीज को कंटिन्यूअसली मूव कराती है, तो वो फोर्स लगाती है, और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्क डन। तो हमेशा रखो, किसी ने एनर्जी दी, वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हुई, हमने वर्क डन करा, और हमने जिस पे वर्क डन करा उसको एनर्जी मिल गई। सो इसी के बेसिस पे हम आगे चल के भी पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर। तो अभी जो वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है वो अभी हमको समझना है। तो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, टेंडेंसी टू वर्क। और जब आप वर्क करते हो किसी पे तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाता है, उस बॉडी के अंदर क्या स्टोर हो जाता है, एनर्जी। सही है। यानी आपने कोई भी चीज वर्क करा, अगर आपने किसी बॉक्स को धक्का दिया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। आपने कोई चीज को उठा के अपलिफ्ट रखा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। सो बेसिकली एनर्जी जो हम पढ़ते हैं दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। सो मेजर पार्ट जो हमारा एनर्जी का हमारा रहता है, जिसपे हम स्टडी करते हैं, जो मेजर है वो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है बेसिकली, या मैकेनिकल एनर्जी को मैं डिफाइन करूं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन और एट रेस्ट। या तो बॉडी मोशन में और रेस्ट पे हो, तो हर एक बॉडी या तो मोशन में होती है, रेस्ट पे होती है, दो ही तरीके की बॉडी करती है। तो उसमें जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है, मैकेनिकल। और जैसे एरो दिखा रहा है कि वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच is possessed by the body at height, at virtue of its height,
या तो वो हाइट पे हो या इट कैन बी डिफॉर्म्ड शेप। अभी तक हमें हाइट का ही फिनोमेना पता होता है, एमजीएच, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी एमजीएच होता है, क्लास 8 में ही पढ़ते हो, 6 में ग्लिम्स मिलते हैं आपको। बट आगे अब चल के, क्योंकि 10th क्लास में हमें पढ़ना होता है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होती जो हाइट पे होती है, बल्कि वो भी होती है जो शेप को चेंज करे। जो शेप को चेंज करे उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट सर्टेन हाइट, और दूसरा क्या होगा इसी की डेफिनेशन में, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट्स चेंज इन शेप और साइज। आप एक बॉल को स्क्यूज करते हो, जो पतली पतली वाली बॉल आती है, स्माइली वाली, जिनको एक्सरसाइज बॉल भी कहते हैं, आप उसको स्क्यूज करते हो, दबाते हो, वो वापस शेप में आ जाते हैं। क्यों? आपने दबाया तो वो अपने आप को रेस करने के लिए रोकती है, बट आप दबाते हो, आप फोर्स लगाते हो, और जब आप फोर्स लगाते हो तो आप अंदर की तरफ दबाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट अंदर होता है। तो आप वर्क डन कर रहे हो, यस, आप फोर्स लगा रहे हो, और जैसे फॉर एग्जांपल आपने फोर्स लगाया और ये नीचे गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और फोर्स भी लग रहा है। सो यस, वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन उस बॉल के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो उसमें स्टोर हो जाता है, और यही पोटेंशियल एनर्जी उसे मदद करता है दोबारा से वो शेप गेन करने में। वो दोबारा से नॉर्मली जैसा बॉल होता है वो वैसा फिर से बन जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी भी आगे दो तरीके से होता है, ग्रेविटेशन और इलास्टिक। ग्रेविटेशन सिंपल है, जिसे हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच। अभी इसका फॉर्मूला पिछली वीडियो में आपने ड्राइव करा था, मैं दोबारा से ड्राइव करूंगा। और इलास्टिक का जो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीज से होती है, बट हम इसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप स्ट्रेच बो वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया, आप फोर्स लगा रहे हो, देखो आप फोर्स लगा रहे हो और स्ट्रेच बो पीछे की तरफ हिलता है, तो जब तक आपने फोर्स लगाया और पीछे की तरफ मूव करवाया उसे, तो आपने वर्क डन करा। बट अब जब इसे रोक के बैठ गए, तो उस बो में या वो थ्रेड जो आपने स्ट्रेच करा रखा है, इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। क्यों? ये सीधा था, अगर आपने धनुष देखा हो तो ये कुछ ऐसा होता है, और आप इसे ऐसा कर लेते हो, जब आप इसमें तीर लगाते हो तो इस शेप से आपने ऐसा शेप कर दिया, तो आपने उसके शेप को चेंज करा। उस वक्त जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी चीज जिसमें आप उसकी शेप को चेंज करते हो, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी मदद करती है उस बॉडी को दोबारा से वो शेप को रीगेन करने में। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा तो सर मजाक कर रहे हैं, एक करना मत कभी, एक बुक लेके ऊपर ऐसे रख लो, ठीक है? जब आप एक बुक को लेकर ऊपर रखोगे, तो आपने क्या करा, उसे उठाया, उसके वेट के बराबर फोर्स लगाया और उसे अपने सर के ऊपर रखा, उसे छोड़ो, आपके सर पे आगे लगेगा और हल्का सा दर्द भी होगा। तो दर्द क्यों हुआ? अगर वो वर्क डन कर ही नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसने वर्क डन करा नहीं, तो आगे आपके सर पे मारा नहीं, तो आपको दर्द भी नहीं होना चाहिए। अगर उसको जो एनर्जी नहीं है तो, बट वो आपके सर पे आके लगता है, क्योंकि जब आपने उसे इतनी हाइट पे उठाया तो आपने उसके लिए वर्क डन करा, और वो वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जैसी मैंने छोड़ा कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और वो मेरे सर पे आके जब लगी, या आप में से किसी ने करके देखा तो आपके सर पे जब वो आके लगी, तो वो किस फॉर्म में थी? काइनेटिक एनर्जी। उसने वर्क डन करा, हल्का सा मारा। जब भी कोई भी चीज आती है मूवमेंट के साथ, उसे पकड़ते हैं, बॉल हो गया या कोई भी चीज, तो हमें हल्का सा एक हर्ट होता है, हमें दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज एक एनर्जी को कैरी करता हुआ आ रहा था। इसके बाद पोटेंशियल के बाद काइनेटिक की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी विच इज इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो बॉडी में किसमें होती है? मोशन में। जो बॉडी मूव कर रही है उस वक्त जो एनर्जी उसमें पाई जाती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आगे ये तीन तरीके की होती है। ट्रांसलेशनल, ये आपने वर्ड सुन रखा है, ट्रांसलेशनल हो सकता है, रेक्टिलिनियर हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। तीनों एक ही वर्ड को बताते हैं स्ट्रेट लाइन। हमारे सिलेबस में बेसिकली हम इसके बारे में ही बात करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, जब बॉडी सीधा जाती है और मूव कर रही होती है उस वक्त जो एनर्जी उसके पास होती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब कोई बॉडी रोटेट कर रही है
उस वक्त रोटेट करता, क्योंकि मोशन में है, तो उस वक्त जो उस पर एनर्जी होती है उसे बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सी होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हाफ mv²। इसका भी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और लास्ट वाइब्रेशनल, जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करता है तो ऑब्वियसली मोशन है, तो उसके पास कोई एनर्जी जरूर होगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। होपफुली बात समझ में आई होगी। वेरी गुड। सो एक्सक्यूज मी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये क्या है? मैंने अभी जिसके बारे में बात करी कि आप जो वर्क डन करते हो वो किसी बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आता है, या आप उसकी बॉडी को एनर्जी को इंक्रीज कर दो। तो यहां क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना मैं ताकत लगाऊं, जितना मैं वर्क डन करूं, वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में। और यही चीज मैंने आपको बोली भी थी। इवन वो काइनेटिक बुक में तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखा है, बट यही चीज आप लिख भी सकते हो। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी टू लिफ्ट टू अ सर्टेन हाइट, टू लिफ्ट टू अ सर्टेन हाइट इज इक्वल टू द इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में होगा कि यस, मूविंग ऑब्जेक्ट में जो आप लगाते हो वो आप किस में कर रहे हो? उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में करते हो। क्योंकि अब इसका मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है। क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो और वर्क डन करते हो तो इसका मतलब आपने फोर्स लगाया। व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स टू मासली बॉडी, मैंने आपको पिछली पार्ट में बताया था, दैट मींस यू अप्लाई एन एक्सेलरेशन टू अ मासली बॉडी, एंड व्हेन यू अप्लाई एन एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी, देयर मस्ट बी अ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में है, सो देयर विल बी इंक्रीज इन वेलोसिटी। अपोजिट है तो डिक्रीज होगा, बट सेम है तो इंक्रीज होगा। इसलिए मैंने पहले चेंज बोला, और जब फेवर में बोला तो मैंने बोला इंक्रीज इन वेलोसिटी। इट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, एंड एज वी नो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ mv², मास तो नहीं बढ़ रहा बट वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो यस काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी बच्चों। सो जैसे जैसे आप वर्क डन करते हो तो कंटिन्यूसली आप वर्क डन के लिए फोर्स को लगाते हो, और जैसे आप फोर्स लगाते हो तो देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन, सो देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी, और आई कैन से देयर मस्ट बी इंक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब अगर फोर्स लग रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो फोर्स लगेगा, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स भी होता है। फोर्स के बिना तो वर्क डन होता ही नहीं है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर जैसा हम जानते हैं वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपने 100 जूल वर्क करा, अगर आपने 100 जूल वर्क करा तो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वो मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो समझ में आया? अगर मैंने 100 जूल वर्क करा तो मूविंग बॉडी में 100 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। ये आइडियल केस को लेके होता है। प्रैक्टिकल में कुछ कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन में जाता है। यही चीज मैं बोलना मांग रहा हूं कि कोई बॉडी को अगर आप अपलिफ्ट करते हो, मूव नहीं कराते, अपलिफ्ट करते हो, तो जितना आपने वर्क डन करा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया भी है। ठीक है, तो आप इसमें भी मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। होपफुली ये चीजें समझ में आएंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेशंस को नोट करिएगा जो मैं बोलता हूं। ठीक है, एंड टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, और साथ ही साथ इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के साथ साथ मैं आपको जो भी वर्क एनर्जी थ्योरम करा उसका भी डेरिवेशन करा दूंगा। तो पहले हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, तो हम बांध के चलते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम जो यूज करेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू u प्लस at, ये पहली होती है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी को दिखाता है,
ठीक है, और u आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a आपको खुद ही पता चला होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। s किसको दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। सो इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी, फाइनल जो अब है, एट द टर्म लास्ट में आके जो हो गई। एक्सेलरेशन आप सभी को पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है जो हम शॉर्टेज पाथ की बात करते हैं। तो इसमें हम जो यूज करते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। और बॉडी एट रेस्ट मानो, मतलब बॉडी पे कोई एनर्जी नहीं है, ग्राउंड पे रखिए, कोई हाइट भी नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ग्राउंड पे रखिए कोई मोशन नहीं है, यानी कुछ ऐसा कि बॉडी ऐसे रखी है बस, तो u उस केस में जीरो हो जाता है, क्योंकि बॉडी रखी है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कोई मूव कर रहा है नहीं, तो u जीरो, तो v स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा फॉर्मूले में, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। यहां से अगर मैं s का फॉर्मूला निकालूं तो s हो जाएगा v स्क्वायर, ये जो 2a मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? होपफुली ये तो सबको समझ में आएगा। इट्स अ बेसिक थिंग कि भाई जीरो था हट गया, 2a डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, मैंने डिवाइड में ले आया हूं 2a को। अब ये ऐसा आ चुका है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इनटू a, और डिस्प्लेसमेंट निकाला v स्क्वायर अपॉन 2a, तो a से कट जाएगा तो m v स्क्वायर, और ये 2 यहां पे लिख लेते हैं मजे में, तो ये वर्क डन हो जाता है। और मैंने अभी आपको बताया दिस वर्क डन इज ऑल कन्वर्ट और रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस थिंग विद अ वेलोसिटी v। इस बॉक्स को मूव कराने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है जब आपने वर्क डन करा और यह बॉडी यहां से यहां तक एज डिस्टेंस में मूव करा इस फोर्स के साथ। तो एक्चुअल में क्या हुआ? ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां लिखेंगे दिस वर्क डन कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी या इनटू काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसी सेम चीज को वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो यू नहीं मानेंगे, यू मानेंगे आप, तो यही सेम रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s यहां से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s हो जाएगा, सेम रहेगा। वर्क डन का फॉर्मूला f इंटू एस रहता है, m इंटू a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, m को पहले ये ब्रैकेट है, ठीक है, m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर, और 2 को अलग अलग दे रहा हूं, स्प्लिट कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो अलग अलग कर दिया। तो ये हो गई v, देखो मास सेम है, 2 सेम है, v सेम, तो ये हो गए फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक, क्योंकि ये पुरानी है तो काइनेटिक इनिशियल से फाइनल कहेंगे तो ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके इक्वल चल रहा है अभी? वर्क डन। तो वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द होल डेरिवेशन फॉर व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, so there will be increase in kinetic energy. So when you apply a force, तो वो force, when you have a work done, जब हम work done करते हैं, it is totally responsible to increase its kinetic energy. वो convert हो जाता है to increase its kinetic energy. क्योंकि देखो ध्यान दो, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, बस उसकी फॉर्म डिफरेंट है। समझ रहे? जैसे 5 रुपए का सिक्का, नोट भी होता है, सिक्का भी होता है, वैल्यू दोनों की सेम है, बट एक अलग फॉर्म में मिलता है, एक अलग फॉर्म में मिलता है, एक भारी होता है, एक बिल्कुल पतला सा होता है, एक फोल्ड करके रख सकते हो, एक को फोल्ड नहीं कर सकते। दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट है दोनों एक ही वैल्यू के। तो वैसे ही वर्क की अपनी अलग फॉर्म है कि वर्क दिखता है होता हुआ, एनर्जी अंदर रहती है जो दिखती नहीं है, हाँ मूविंग बॉडी में दिखती भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आएगा, डेरिवेशन समझ में आया। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और इसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और कुछ और एनर्जीज को पढ़ेंगे एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? सबसे पहले मैं एक बॉडी को अज्यूम करता हूं जो कि ग्राउंड पे रखी है, तो अगर इसकी हाइट कुछ भी नहीं है, सरफेस पे रखा है,
तो 0। इसको मैंने यहां तक अपलिफ्ट करा, ठीक है, मैंने यहां तक इसे उठा दिया। तो अब जब यहां तक मूव करा है तो कैसे होगा? अब सबसे पहले आपको समझना है कि जब बॉडी रखी रहती है तो वो उसके वेट के बराबर m इंटू जी, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, क्योंकि वेट इज अ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है और ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो वो दोनों वेट ही है, वेट इज अ फोर्स, ठीक है, ये फोर्स ही है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, इट्स अ फोर्स, ठीक, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू है, तो आप कंपेयर कर सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जैसे अब आपको मार्केट में जाते हो, कोई चीज आप खरीदते हो, मान लो बिना डिस्काउंट वाली जगह पे एक फिक्स प्राइस है, तो अगर 10 रुपए की है, या आप रेस्टोरेंट में जाते हो, डिस्काउंट होने का बिल आया, मान लो बिल आया 800 रुपए, तो आपको 800 तो देने, अब आप आपकी मर्जी, आप 800 रुपए दो या टिप दो या थोड़ा एक्स्ट्रा दो, वो आपके ऊपर चॉइस होता है, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही इतना वेट नीचे लग रहा है, इतनी फोर्स नीचे लग रही है, तो अगर मुझे उठाना है तो कम से कम इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इससे ज्यादा लगा लो तो ऑब्वियसली उठ जाएगा, तो कम से कम कितनी फोर्स चाहिए? एटलीस्ट इसके बराबर तो फोर्स चाहिए, ठीक है, फोर्स कितनी चाहिए? mg के बराबर तो फोर्स चाहिए, तभी बॉडी उठेगा। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, सर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो बॉडी मूव करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है, बट जब फोर्स बराबर लेते हैं तो हम एक कंडीशन मानते हैं कि हमने पहले मूव करा दिया, थोड़ा ज्यादा से थोड़ा सा ज्यादा से मूव करा दिया, फिर दोनों को बराबर कर दिया, दैट मींस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो इतना फोर्स आप कंटिन्यूअसली लगा रहे हो और बॉडी कहां मूव कर रहा है? इतनी हाइट पे मूव कर गया, ठीक है, तो हाइट इतनी गेन कर गया, तो देखो हाइट का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊं तो वो ऐसा है, और फोर्स का भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा, तो हाइट ऐसी, फोर्स ऐसी, बोथ आर पैरेलल। रिमेंबर दैट व्हेन बोथ द थिंग्स आर पैरेलल, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है भाई? उनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। तो वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो एफ डी कॉस थीटा, पिछले वाले केस में तो 0 ही था इसलिए मैंने लिखा नहीं था, तो एफ डी कॉस 0, तो कॉस 0 हटा दो, एफ डी कॉस 0 1 होता है, हटा दो। फोर्स कितनी है? उन्होंने बोला mg का, और डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है? h, तो दिस इज वर्क डन। अब वही सेम चीज फिर से लिखेंगे कि दिस वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, बॉक्स, जो भी आप बोलो, क्योंकि ये वर्क डन जो आपने करा ऊपर ले जाने के लिए, ये वर्क डन रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। और देखिए फॉर्मूला आ गया, तो यहां लिखेंगे दिस वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज दिस पोटेंशियल एनर्जी और हाइट, पोटेंशियल एनर्जी, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, सो डोंट टेक इट वेरी लाइटली, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट हो तो यू कैन फ्रैंकली आस्क मी ऑन द कमेंट्स, ठीक है, और कोई बता सकते हैं अगर कोई मेजर डाउट होगा तो आई डेफिनेटली डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके अलावा बेटा देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, पहले इसे नोट करो, मैं सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखता हूं और एक एक करके हम उन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज को पढ़ते हैं और अपने कमरे के अंदर देखते हैं कि ठीक है कौन कौन सी बॉडी किस किस चीज में चेंज करती है एनर्जी को, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव आएगा आईसीसी का पेपर 10th का, तो वहां पे ये एनर्जी कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला है सोलर एनर्जी, जो कि सबसे पहले आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज सन, वहां से आता है। सोलर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हो या अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, जो कि हम सोलर सेल या सोलर पैनल से कन्वर्ट कर लेते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलर सेल सोलर और हीट लाइट ही तो है, नहीं, सोलर वो है जो सन से निकल के हमारे पास आता है, जो कि अगर हम पढ़ते हैं जो कि प्लाज्मा स्टेट में जो है गैस उस जैसा बनता है। फिर है हीट, हीट अल्टीमेटली क्या है? गर्माहट, सही है, गर्म फॉर्म में जो होती है। सो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई हाँ यस, हीट एनर्जी वो है जो कि कोई चीज बर्न करते हो वहां से हीट निकलती है, कोई चीज ज्यादा यूज कर लो तो थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ हीट।
हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि अनवांटेडली हर जगह से निकलती है। आप फोन ज्यादा चला लो गर्म हो जाएगा, आप टीवी ज्यादा चला लो गर्म हो जाएगा, आप बाइक ज्यादा चला लो गर्म हो जाएगी। तो अनवांटेडली जहां नहीं चाहते वहां भी कौन सी फॉर्म में एनर्जी निकलती है? हीट के फॉर्म में। लाइट, रोशनी, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है चीजों को। आप मुझे देख पा रहे हो, इस कमरे में लाइट है, आप बोर्ड को देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी। ठीक है। केमिकल एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल एनर्जी, बिकॉज ये किस में पाया जाता है? फ्यूल्स में पाया जाता है। क्योंकि फ्यूल्स में ऐसा क्या है जो उनके अंदर एनर्जी, यानी वुड भी, लकड़ी भी, कोयला भी, उनमें जो एनर्जी होती है दैट इज केमिकल एनर्जी। हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड ही बोल रहा है, वो किसमें क्या है? वाटर, जो मूविंग वाटर में एनर्जी पाई जाती है दैट इज हाइड्रो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो एनर्जी है वो आपकी कौन सी एनर्जी है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। यहां न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बनाने, तोड़ते वक्त या बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। इसको जानने के लिए मैंने रेडियो एक्टिविटी पे पूरी की पूरी 2 वीडियो बनाई, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप जाके चेक कर सकते हैं। सो वो एनर्जी जो कहलाती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है। तो न्यूक्लियस से जो है वो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। जियोथर्मल, अब वर्ल्ड में, पूरी ब्रह्मांड में, अर्थ में अलग अलग टेम्परेचर है जो कि ज्योग्राफिकल बेसिस पे थर्मल हीट। तो हीट एनर्जी जो कि अर्थ के अलग अलग टेम्परेचर्स के वजह से होता है, वहां से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। बहुत रेयर है। विंड एनर्जी हम सभी देखते हैं, विंड मिल्स में जो यूज करते हैं, जो विंड जो चलती है वो एनर्जी जो होती है दैट इज नोन एज विंड एनर्जी। साउंड, जो मैं बोल रहा हूं आप बोलते हो, दैट इज अ साउंड एनर्जी। मैग्नेटिक, जो चीज ऑपरेट होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट जिन्हें कहते हैं, वो हम उस एनर्जी को हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। और लास्ट है मैकेनिकल एनर्जी, जो भी आपकी मैकेनिक मूवमेंट्स या मैकेनिक से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, वो हम मैकेनिकल एनर्जी में जानते हैं। जो एनर्जी उसमें लगती है वर्क करने में दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल फैन, फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, और उसकी वजह से वो हमें विंड प्रोवाइड करता है। तो मेजर है विंड एनर्जी। लाइट एनर्जी, यानी हम बोले ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, दे हमें लाइट प्रोवाइड करती है। स्पीकर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है एंड दे प्रोवाइड साउंड एनर्जी। माइक में क्या होता है? साउंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सीए, तो ये बहुत सारे हैं, आपको बुक में बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे, डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको देखना पड़ेगा। सोलर सेल में क्या होता है? सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि वो या इलेक्ट्रिकल ही बोल सकते हो। ठीक है। बैटरीज में क्या होता है? केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी एनर्जीज को आप लिख लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको नोट करिए सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज को, और कन्वर्जन एटलीस्ट एक एक का कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए किसमें किसमें। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसमें मेन क्या है, किससे किसमें कन्वर्ट होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक एनर्जी का, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 10 तक हम यही पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। आइंस्टाइन ने जब अपनी क्वेश्चन को बोला कि यह मास होता है तो वी कैन क्रिएट द एनर्जी और वी कैन कॉन्सेंट्रेट द एनर्जी एंड क्रिएट द मास, वो 11th 12th और आगे की चीजें वो छोड़ दो। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर आपका ये लॉ आता है तो यू स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें सबसे बेस्ट और बड़ा चुनिंदा एग्जाम्पल जो होता है, जो बहुत बच्चों के नाक में दम करता है, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि इसका वीडियो बनाऊं, वो है फ्री फॉल बॉडी। तो सबसे पहले मानते हैं कि बॉडी यहां पे है, ठीक है, और ये हवा में आके यहां पे अटक गया और यहां पे ये जमीन पे गिर गया। तो एट ए, एट बी और एट सी, ये मानता बिल्कुल जमीन से हल्का सा टच से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो जब वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे था तो उसे एच मान लेता हूं, ठीक है, ये एच मानते हैं, ठीक। सबसे पहले चीज, तो अगर मैंने उस ऊपर पकड़ रखा तो ये सिचुएशन क्या होती है? एट रेस्ट की। क्या है ये? रेस्ट। मैं इसे पकड़ के बैठा हूं,
सो एट रेस्ट पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी, तो पकड़ रखा है तो वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो जब वेलोसिटी होगी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एट ए की, यहां पे हम बात करते हैं एट ए की, बिकॉज वेलोसिटी एट रेस्ट, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, so kinetic energy is zero। समझ में आया नहीं आया? It only has potential energy which is equal to mgh, simple। और टोटल एनर्जी क्या होती है, mgh। कैसे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल mgh है और काइनेटिक क्या है, जीरो, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी इज mgh। इतनी बात समझ में आई? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कि जब आपने रोक रखा था तो उस पर कुछ भी नहीं थी, सिर्फ हाइट के अलावा आपने पकड़ रखा, कोई वेलोसिटी नहीं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी mgh हो गई। अब बात करते हैं एट बी की, किसकी बात करते हैं, एट बी, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया है एट बी की। एट बी मतलब यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मान लेते हैं x आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सो x डिस्टेंस ट्रेवल करा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि पकड़ रखा है विच इज u इक्वल टू जीरो। अब फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, वो तो निकालनी पड़ेगी, तो हम निकाल लेते हैं भैया। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अभी जस्ट इससे पीछे पार्ट में बताया मैंने, तो v स्क्वायर u तो हट ही जाएगा क्योंकि जीरो है, 2as ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, s वो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ऊपर से नीचे ट्रेवल करके, अच्छा ग्रेविटी है जो इनको गिरा रही है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके आई, x। ये समझना है, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी को लेकर, तो किस फोर्स के अंडर नहीं गिर रहा, ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है। और ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी इज इटसेल्फ इज एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस s, तो ये v स्क्वायर आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ, या आगे लिख लेते हैं हाफ m कितना है, वो तो वही है, v स्क्वायर की जगह 2gx नहीं लिख सकता, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा mgx। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई भाई, हाइट कितनी रह गई, हाइट तो h माइनस एक्स रह गई ना। अगर यहां से यहां तक x आ गया और ये टोटल h था, तो इतनी जब हटा दोगे तो बची हुई हाइट कितनी रह जाएगी, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg, हाइट तो h माइनस एक्स रखेगी क्योंकि टोटल हाइट थोड़ी है, अब यहां पे आ गई बॉडी, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, तो h माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो mg, इससे मल्टीप्लाई h और इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस mgx। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या है, mgh माइनस mgx प्लस mgx, इससे कट जाएगा तो फिर से टोटल एनर्जी कितनी रह गई, mgh। यह समझ, बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा कि सर ये किस तरीके से आया। देखो सीधी बात है, पहले आप निकालो वेलोसिटी, v स्क्वायर आएगा, अंडर रूट मत लो, डायरेक्ट v स्क्वायर को यहां डालो, कट के mgx आ गया। फिर ये हाइट इतनी तो चला चुका है ना, बची हुई हाइट का ही तो पोटेंशियल रह जाएगा, तो यहां पे जो रखोगे वो कौन सी हाइट होगी, बची हुई हाइट। किससे आया उससे मतलब नहीं, जो रह गया वो रखेंगे, रख दिया, खोला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन लिखेंगे, दोनों को ऐड कर दो, कट गया तो टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। फिर लास्ट आता है एट सी। अब देखो एट सी में क्या लेते हैं कि ऑलमोस्ट जमीन से टकराने वाला, तो यानी ऑलमोस्ट हाइट जीरो, h जीरो। अगर h जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी तो भैया जीरो। अब आए काइनेटिक एनर्जी, अब फिर काइनेटिक के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as v स्क्वायर। अब की बात कोई मतलब ना यहीं से ले रहे, नहीं ऊपर से ले, ऊपर से v स्क्वायर जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नीचे आके फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर हो गई, ये तो जीरो ही हो गया, हटाओ इसे, 2g और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया ऊपर से यहां तक h, ठीक है, v स्क्वायर 2gh। अब बीच वाला मत लो यार, बीच वाला लोगों को होगा तो बट कंफ्यूज हो रहोगे। आप ये सोचो ऊपर से नीचे आते वक्त, यहां पे आते वक्त कितनी वेलोसिटी, मैंने वो निकाली है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v 2gh।
2 से 2 कट गया, FgH। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी काइनेटिक mgh प्लस 0, टोटल एनर्जी अगेन mgh। तो क्या समझे बबुआ? है जी, क्या समझ में आया आपको? ये बताइए। इस चीज से, इस चीज से हमें ये समझ में आया कि चाहे बॉडी ऊपर हो नीचे हो या नीचे आ जाए, टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। हाँ, जब ऊपर थी तो पोटेंशियल थी, बीच में आ रही थी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रही थी, और जमीन पे टकराते वक्त सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई थी, बट टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्राफ होता है बेटा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज योर टोटल एनर्जी। सबसे पहले तो ये लिख लो, दिस इज एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। और एनर्जी कितनी होती है? mgh। ठीक है, और यहां मान लेते हैं हाइट। यहां क्या लिखते हैं? हाइट। अब यहां पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो हाइट इज इंडिपेंडेंट, हाइट के बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो यहां पे हाइट है, तो जैसे अब मान लो एनर्जी है, अभी ऊपर से आ रहे हैं, यानी हाइट बढ़ रही है, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? अगर मैं इसको यहां से ऐसे कर लूं, अगर हाइट बढ़ाते हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? जीरो से हाइट की वैल्यू यहां पे क्या होगी? जीरो। हाइट से इधर बढ़ रहे हैं तो हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर हाइट बढ़ रही है तो, अगर हम सोचो बॉल नीचे से ऊपर जा रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी घटती, और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी घटेगी? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ये जो हाइट, ये वाला जो गिरता हुआ ग्राफ है, ये काइनेटिक है, और ये जो ऊपर टंगा हुआ ग्राफ है, दिस इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। व्हाई? बिकॉज इट्स अ सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक। होते रहो भाई, मिलते रहो, वो तो सेम रहने वाली है। सो अगर मैं यहां बात करूं, ये वाला कौन सा पॉइंट है? जंक्शन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट कहलाता है h/2। क्यों भैया h/2 पे? क्योंकि इस पॉइंट पे आधी काइनेटिक पोटेंशियल बदल गई, यानी आधी हाइट पे, अगर हाफ हाइट की बात करूं तो आधी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बदल गई। बॉल नीचे से ऊपर आप फेंकते हो तो क्या होता है? तब आप दम लगा के भेजते हो तो बॉडी मूव कर रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 पोटेंशियल बदलता है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, वो रुकता है, तो यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल, और फिर धीरे 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 पोटेंशियल बढ़ती है। और एक मजेदार बात बताऊं, जितनी वेलोसिटी आप ऊपर फेंकोगे ना, उतनी वेलोसिटी जमीन पर आकर टकराएगी, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो उसको रोक रही थी जब वो नीचे से ऊपर जा रहा था, और ग्रेविटी ही है जो उसको टॉप मोस्ट हाइट से बॉटम मोस्ट हाइट तक लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आए होंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा बहुत टाइम का था कि मेरे को बनाना है, इसके ऊपर बनाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बनाना है, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, खासकर के ग्राफ में, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो घटेगी। क्योंकि आप सोचो, इमेजिन करो नीचे जा रही है, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत स्लो होती जा रही है, और जब मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी स्लो होगी, और जब वो नीचे आएगा तो फिर से हाइट घटेगी। तो हाइट जब घटती है तो काइनेटिक बढ़ती है और पोटेंशियल घटता है। देखो पोटेंशियल घटता है, तो दीज बोथ आर एनर्जी। सो यहाँ एनर्जी होता है, यहाँ हाइट होता है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये ग्राफ पक्का पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, कोई डाउट अगर होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप डाल सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया, न्यूक्लियर का मैंने डाला है, प्रीवियस पार्ट का मैं डालूंगा। और बेटा कोई और वीडियोस की अगर आपको रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल मेक, डेफिनेटली मेक। इसका थर्ड पार्ट आना बाकी है और मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, विद इन दिस वीक मैं इसका थर्ड पार्ट लेके आऊंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन एनर्जी। अगर आप न्यू हैं चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, और लाइक जरूर करना अगर पसंद आए, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। गॉड ब्लेस यू।